मैट्रिमोनियल साइट्स। आजकल मैट्रिमोनियल साइट्स जहां पर लोग रिश्ते बनाने आते हैं, यहाँ पर बड़े बड़े फ्रॉड हो रहे हैं। रिश्ता तो नहीं बना लेकिन पैसे चले गए, मानसिक संतुलन चला गया और वो महिलाएं आज भी डिप्रेशन से जूझ रही हैं। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक मैट्रिमोनियल साइट्स पर अब तक 1000 करोड़ रुपए तक का स्कैम हो चुका है। यानी समझिए कि ये कितना बड़ा स्कैम है, कितने लोग इस झांसे में फंसे होंगे। नमस्कार, मैं हूं दीक्षा मीना और आप देख रहे हैं मनी मंच। और मनी मंच के आज के स्पेशल एपिसोड ऑपरेशन डिजिटल चोर में हम बात करने वाले हैं मैट्रिमोनियल साइट्स पर होने वाले फ्रॉड के बारे में। इससे पहले हमने 2 एपिसोड्स बनाए जिसमें हमने बात की जॉब स्कैम के बारे में, जो ऑनलाइन जॉब स्कैम लोगों के साथ होता है। आपको फ़ोन किया जाता है, आपसे पैसे ऐंठे जाते हैं, जॉब के नाम पर आपसे लाखों करोड़ों रुपए ठग लिए जाते हैं। साथ में हमने बात की ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड के बारे में। लेकिन अब जो हम बात करने वाले हैं मैट्रिमोनियल साइट्स पर होने वाले फ्रॉड के बारे में। ये सुनकर थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन ये सही है कि आजकल मैट्रिमोनियल साइट्स जहां पर लोग रिश्ते बनाने आते हैं, शादी जैसे रिश्ते साइट्स पर बनते हैं और यहां पर बड़े बड़े फ्रॉड हो रहे हैं। ऑपरेशन डिजिटल चोर में हम मैट्रिमोनियल साइट्स पर होने वाले तमाम फ्रॉड्स के बारे में बात करेंगे, उन महिलाओं की व्यथा बताएंगे जिनके साथ ये फ्रॉड हो चुका है। हमने कई महिलाओं को रीच आउट किया उनके इंस्टाग्राम अकाउंट के थ्रू या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, जिन्होंने हमें अपनी कहानियां बताई, अपना नाम और पहचान छुपाने की बात कही, लेकिन सारे प्रूफ के साथ उन्होंने बताया कि कैसे उनके साथ मैट्रिमोनियल साइट्स पर जो है स्कैम हुआ। रिश्ता तो नहीं बना लेकिन पैसे चले गए, मानसिक संतुलन चला गया और वो महिलाएं आज भी डिप्रेशन से जूझ रही हैं। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक मैट्रिमोनियल साइट्स पर अब तक 1000 करोड़ रुपए तक का स्कैम हो चुका है। यानी समझिए कि ये कितना बड़ा स्कैम है, कितने लोग इस झांसे में फंसे होंगे। अब आपको बताती हूँ कि मैट्रिमोनियल साइट्स पर आखिर फ्रॉड कैसे होता है। सबसे पहले ये समझिए कि ये मैट्रिमोनियल साइट्स है क्या। देखिए, आजकल शादी को लेकर लोग बहुत सतर्क रहते हैं। जिस तरीके के मामले रोजाना सामने आते हैं, कई लोग सोचते हैं कि हम मैट्रिमोनियल साइट्स या फिर ऑनलाइन डेटिंग ऐप्स पर पहले मिलते हैं, लड़का लड़की एक दूसरे से बातचीत करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं और फिर रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से मैट्रिमोनियल साइट्स बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स लेकर आए, जिसमें जीवनसाथी.com, शादी.com, इस पर तमाम लोग अपनी आईडी क्रिएट करते हैं। कई बार इनके पेरेंट्स भी जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। कई लोग पैसे देकर ये आईडी जो है वो क्रिएट करते हैं। इसका प्रीमियम 3000 रुपए से स्टार्ट होता है और आगे तक इसमें जितने आप पैसे देते हैं उसके हिसाब से आपको रिश्ता मिलता है। कई लोग बिना पैसे दिए भी इस साइट्स पर अपनी आईडी क्रिएट कर सकते हैं और इसी वजह से यहाँ पर सबसे ज़्यादा फर्जी आईडी क्रिएट होती है। क्या आप जानते हैं मैट्रिमोनियल साइट्स पर ज़्यादातर लोग शादीशुदा होते हैं। ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ डिजिटल क्राइम करने यहाँ पर आए हुए होते हैं, जो पूरी सोची समझी साजिश के साथ आपको अपना शिकार बनाते हैं। हमने जिन महिलाओं से बात की उनकी स्टोरी तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं खुद एक पत्रकार हूँ और मेरे साथ भी मैट्रिमोनियल साइट पर एक स्कैम हुआ है और वही स्टोरी मैं आपके साथ आज साझा करने वाली हूँ और आपको एक एक प्रूफ बताऊंगी कि किस तरह से मेरे साथ फ्रॉड हुआ। मैट्रिमोनियल साइट पर मैंने अपनी आईडी क्रिएट की थी जनवरी में और क्योंकि मैं एक वर्किंग वुमेन हूँ तो मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था कि मैं वहाँ पर ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकूँ। घर से जो रिश्ते आ रहे थे उनसे बातचीत हो नहीं पाती थी। मैंने सोचा कि शादी.com या जीवनसाथी.com पर जब बातचीत करूंगी, समझूंगी, अगर कंपैटिबिलिटी मैच होगी तो बातों को आगे बढ़ाएंगे और फिर रिश्ता होगा तब एक दूसरे को जान लेंगे, तब घर वालों को बताएंगे। इससे कई चीज़ें साफ हो जाती हैं कि आप पार्टनर को सही तरीके से समझ लेते हैं और इसी वजह से आप इन साइट्स पर थोड़ा सा भरोसा कर लेते हैं कि खुद ही बातचीत करके रिश्तों को आगे बढ़ाएंगे। मैंने भी कुछ ऐसा ही किया। जीवन साथी पर मार्च 2026 को मेरी एक शख्स से बातचीत स्टार्ट हुई जो मेरी ही कास्ट का था। उसने अपने आप को बताया कि वो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम में काम करता है, गवर्नमेंट ऑफिसर है, गैजेटेड ऑफिसर है। बातचीत स्टार्ट हुई, उसने अपनी जो इमोशनल स्टोरी बताई। मुझे लगता है कि कोई भी अगर वो स्टोरी सुनता तो उसे लगता कि सामने वाला बंदा जो है वो जेन्युइन है। उसने कहा कि मेरे पापा नहीं है, मेरी मम्मी अकेली है। मैं जब 3 साल का था मेरे पापा की डेथ हो गई, मम्मी ने अकेले मुझे पाला, यहाँ तक पहुँचाया। मैंने सरकारी स्कूल में पढ़ाई की। उसने अपने कई सारी चीज़ें भी मुझे
दिखाई। इवन उसने कुछ फेक डॉक्यूमेंट्स मुझे दिए, पर वो गलती मेरी हुई कि मैं उस चीज़ को वेरीफाई नहीं कर पाई। उसने मुझे अपने कॉलेज के बारे में बताया, अपने स्ट्रगल डेज के बारे में बताया। मुझे लगा कि यार लाइफ में बहुत ज़्यादा संघर्ष किया और ऐसे लड़के जो हैं वो वैल्यूएबल होते हैं, ऐसे लड़कों पर ट्रस्ट किया जा सकता है क्योंकि इसने लाइफ में खुद इतना स्ट्रगल किया है, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो लेकर चल रहा है। इस तरह से हमारी बातचीत स्टार्ट हुई और फिर बात होते होते 3 महीने गुजर गए। बीच बीच में वो अक्सर कहता रहा कि चलो ठीक है, भी घर वालों को मिलवाते हैं, कुछ इवेंट कर लेते हैं। विश्वास जीतने के लिए वो लगातार, उसने मेरी मम्मी से भी बात की, मेरे पापा से भी बात की, इवन वो मेरे घर भी आया। हम लोगों को किसी को भी शक नहीं हुआ कि ये कोई सरकारी ऑफिसर नहीं, बल्कि ये इतना बड़ा एक डिजिटल फ्रॉड का एक गिरोह का ये हिस्सा है। मुझे शक हुआ जब मैं मुंबई शिफ्ट हुई और मुंबई आने के बाद जब मेरी उससे बातचीत हुई, उसने मुझे कहा कि मेरा ट्रांसफ़र हो गया है मध्य प्रदेश से राजस्थान के भरतपुर में उसका ट्रांसफ़र हो गया था। उसने मुझे बताया कि यहाँ पर मेरा ऑफिस है। मैंने ऑनलाइन सर्च किया, देखा कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में है वो, जिस डिपार्टमेंट में वो है, वो डिपार्टमेंट तो भरतपुर में है ही नहीं। मैंने उससे क्वेश्चंस करने की कोशिश की, तो जब जब मैं पूछती थी तो वो बहुत भड़क जाता था। मैंने बोला अपना आईडी कार्ड दिखाओ, तो उसने मुझे अपना आईडी कार्ड नहीं दिखाया। फिर उसने मुझे एक दिन कहा कि मेरा ट्रांसफ़र हो गया है और मेरा अकाउंट जो है वो ब्लॉक कर दिया गया है, ऑफिस में कुछ इन्वेस्टिगेशन चल रही है और मुझे अर्जेंट पैसों की ज़रूरत है। उसने मुझसे बोला कि मुझे 20,000 रुपये चाहिए। पहले उसने 5,000 रुपये मांगे, मैंने 5,000 रुपये ट्रांसफ़र किए क्योंकि हम 3 महीने से बात कर रहे थे, विश्वास बन चुका था, घर वालों से बात हो चुकी थी, तो मुझे लगा कि हम आगे रिश्ते की बात कर रहे हैं। अगर आप आगे रिश्ते की बात कर रहे हैं तो आप पैसे देने के बारे में 1 मिनट भी सोचोगे नहीं। मैंने उठा के पैसे ट्रांसफ़र कर दिए, पहले 5,000 दिए, फिर बाद में 20,000 दिए। फिर मुझे डाउट हुआ कि एक इतने बड़े ऑफिसर का अकाउंट ब्लॉक कैसे हो सकता है। फिर मैंने ऑनलाइन कई सारी चीज़ें सर्च की, लोगों की स्टोरीज देखी, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ये तो मेरे साथ कुछ फ्रॉड हो रहा है। मैंने जीवनसाथी.com पर ऑफिशियल जो उनका नंबर है उस पर मैंने कॉल किया और उसकी जो आईडी थी, जो मैं आपको दिखाती हूँ, तो ये कुछ चैट्स हैं जो मेरे पास हैं और इसके साथ ही उसकी आईडी जो जीवनसाथी में उसने बनाई हुई थी, क्रिएट की हुई थी। इस आईडी को मैंने जीवनसाथी.com को जब मैंने ये आईडी नंबर बताया तो उन्होंने मुझे बताया कि मैम इस आईडी को तो हम लोग खुद ही डिलीट कर चुके हैं क्योंकि इस आईडी पर ऑलरेडी 3 कंप्लेंट्स थी। अभी मैं तो, मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक चुकी थी क्योंकि पैसे दिए वो तो एक अलग बात है, आपकी फैमिली इसमें इन्वॉल्व थी। घर वालों को पता था कि शादी होने वाली है, दिसंबर जनवरी में शादी की प्लानिंग चल रही थी और इस बीच में जब ये फ्रॉड हुआ तो मैं पूरी तरीके से शॉक्ड हो चुकी थी और मैं मुंबई में थी। फिर मैंने उसको कॉल करके बोला, मैंने जीवनसाथी पे बात की, उन्होंने बताया कि तुम्हारे नाम पर ऑलरेडी 3 कंप्लेंट्स है। तो उसको लगा कि अब तो वो पकड़ा गया, उसने तुरंत उठा के मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। मैंने कई बार उससे कांटेक्ट करने की कोशिश की लेकिन उसके नंबर बंद हो चुके थे। यानी वो इतना बड़ा फ्रॉड था कि उसने अपने नंबर बंद कर लिए और आज की डेट तक उसका नंबर चालू नहीं है। तो ये था मेरे साथ हुआ फ्रॉड। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और उसके बाद भी मैं अवेयर हूँ चीज़ों से, बावजूद उसके मेरे साथ इतना बड़ा फ्रॉड हो गया। तो सोचिए कि कितनी सारी तमाम लड़कियाँ हैं जो जीवनसाथी या शादी.com पर अपनी आईडी क्रिएट करती हैं, सोचती हैं कि यहाँ पर रिश्ता बन जाएगा। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना आप किसी से बात करते हो, उसके साथ आप अटैच्ड होते हो और फिर अचानक से आपको पता चलता है कि वो सामने वाला बंदा तो फ्रॉड था। इसी तरह से तमाम लड़कियों के साथ स्कैम हुए जिनको हमने इंस्टाग्राम के थ्रू रीच आउट करने की कोशिश की। सब ने अपनी अपनी स्टोरी शेयर की। कुछ लड़कियों के तो 5 से 7 लाख रुपए चले गए, कुछ लड़कियों के डॉक्यूमेंट्स उस इंसान के पास हैं, किसी ने झांसा दिया कि आपका प्रोडक्ट आ रहा है और तमाम तरीके के झांसे देकर जो है वो लड़कियों के साथ, और ना केवल लड़कियों के साथ बल्कि कई लड़कियों के साथ भी जीवनसाथी और शादी.com जैसे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर स्कैम हुआ है। इसका नाम मैं इसलिए मेंशन कर रही हूँ कि आगे जाके शायद इस पर सख्ती हो और इस तरीके के प्लेटफॉर्म पर जितने भी फर्जी लोग आईडी क्रिएट करते हैं वो ये ना कर पाएँ, क्योंकि किसी का पैसा तो जाता ही है, साथ में उसका मानसिक संतुलन मिल जाता है। सोचिए बहुत सी लड़कियाँ ऐसी होती हैं जो इस तरीके के डिप्रेशन को झेल नहीं पाती और आत्महत्या जैसे कदम उठा लेती हैं। अब जरा सुनिए उन लड़कियों के बारे में जिनको हमने रीच आउट किया और जिन्होंने अपनी स्टोरीज हमारे साथ शेयर की। अगर आप किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू अपनी शादी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हो तो फिर बहुत ज़्यादा भाई ध्यान दो, इन सब चीज़ों में बहुत सावधानी बरतो। मेरी मम्मी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से रिश्ते ढूंढ रही हैं और ऑब्वियसली ब्राउन फैमिलीज़ का गवर्नमेंट जॉब से ऑब्सेशन रहता है, तो उन्होंने एक ऑनलाइन जीवनसाथी.com पे एक वेरीफाइड प्रोफाइल थी और वो बंदा इसरो में बैंगलोर में जॉब कर रहा था एज इंजीनियर पोस्ट पे। उसको शॉर्टलिस्ट कर लिया। हाँ, मेरी मम्मी ने गवर्नमेंट जॉब देखी गाइस, अब इसके लिए मुझे गालियाँ मत देना, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, वो बंदा लाइक मेरी मम्मी भी किसी पर ट्रस्ट नहीं करती, तो मेरी मम्मी ने उससे डिटेल्स मांगी लाइक उसकी जॉब के लेके आईडी कार्ड और ये और वो, और उसने सब कुछ शेयर किया।
और सब कुछ शेयर किया। जो उसकी प्रोफाइल पे नाम था ना वो आर ऐसे करके आ रहा था, पूरा नाम नहीं आ रहा था, लाइक उसका सरनेम आ रहा था और सिर्फ इनिशियल आ रहा था। उसके बाद क्या होता है, सारी चीज़ें उसने शेयर कर दी, हमसे भी उसने मांगी तो हमने भी शेयर कर दी, टू बिल्ड ट्रस्ट, ठीक है। फिर उसके बाद लाइक हम लोग डिस्टेंस में थे, तो मेरी मम्मी ने उससे बात करी थी, तो उन्होंने बोला लाइक कि हम यहाँ वो आएगा तब मिल लेंगे या हम आ जाके मिल लेंगे, ऐसा कुछ कर लेंगे। बट मेरा रिसेंट में मतलब लाइक हम टॉकिंग स्टेज में ही थे 1 महीने लगभग। उसके बाद मेरा इवेंट था बैंगलोर में, तो मैं वहाँ गई थी, तो उसने मुझे बोला, अप्रोच किया कि मिलते हैं। तो मैंने मम्मी से पूछा, तो मम्मी ने बोला ठीक है मिल लो। तो वो आया बंदा कैब से और वो मुझे कैफ़े लेके गया, वही मुझे लेके गया, तो हम आ गए। अब कोई बंदा ये नहीं बोलेगा वो बिल से भाग की वजह से भाग गया, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं खाया था, ठीक है। तो उसने कुछ ड्रिंक ऑर्डर किया, हम बात कर रहे थे नॉर्मली, उसके लिए ड्रिंक ऑर्डर किया, हम बात कर रहे थे। उसने मुझे बातों में बताया ये जो प्रोफाइल है वो उसकी नहीं है, वो उसके भाई की है, क्योंकि उन दोनों का नाम इनिशियल सेम है, तो वो उस प्रोफाइल को यूज़ कर रहा है। ये प्रोफाइल 1 साल पहले उसके भाई ने बनाई थी शादी से पहले, और 1 साल पहले उसकी भाई की शादी हो चुकी है, ये उसने मुझे बताया था। तो फिर मेरे लिए शॉकिंग था, बट फिर भी मेरे को ट्रस्ट हो रहा था उस पर, क्योंकि उसने आगे से ये चीज़ बताई, तो मुझे मतलब फिर भी लगा कि नहीं बंदा इंटेंशनली नहीं कर रहा है ऐसा कुछ गलत, उसका इंटेंशन नहीं है। हम लोग नॉर्मल बात कर रहे थे, और लाइक मेरा गॉगल्स का केस रखा हुआ था, उसने गॉगल्स का केस खोला और चश्मा वश्मा लगाने लगा, और चीज़ें वैसे मतलब बहुत फ्रेंकली सब कुछ, सारी बातें ठीक जा रही थी। और लेकिन क्या हुआ, मेरा जो कैश था कुछ चिल्लर्स टाइप, लाइक 1000-2000 रुपये, वो मैंने गॉगल्स के केस में रख रखे थे। जो मेरा पर्स था उसमें मैंने फ़ोन वोन डाल रखा था, और लाइक उसमें ना सिंगल पॉकेट थी, तो उसमें क्या था कि फ़ोन वगैरह निकालते टाइम कभी कभी पैसे गिर जाते हैं, तो मैंने वो गॉगल्स के केस में रख रखे थे। तो मैं वॉशरूम गई और मैं बैग लेके चली गई अचानक से, और मैं लेके गई, और जब मैं वापस आई तो वो बंदा गायब, गूगल का केस भी गायब। तो मुझे लगा उसी के साथ, मुझे उस टाइम ये नहीं लगा कि वो बंदा भाग चुका है। तो मैंने उसे टेक्स्ट किया कि कहाँ हो तुम, तो उसने बोला मैं अभी आ रहा हूँ 10 मिनट में। फिर ऐसे ही करते उसने 2-3 घंटे कर दिए और वो बंदा नहीं आया। मैं आया ये वो ऐसे करते पता नहीं वो बंदा क्यों चला गया। और मेरा चश्मे का केस भी उसी के पास था, उसमें पैसे भी थे, और उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। बताई थी जीवन साथी स्कैम की द फर्स्ट पार्ट, दिस इज़ नॉट फेक, दिस इज़ द रियल स्टोरी। आर यू गेटिंग मी? मैं झूठ क्यों बोलूँगी भाई, सब सच है। और पता कैसे चला मैं तुम्हें बताती हूँ कि मुझे वो अपनी फील्ड फ़ोटोज़ भेजता था कि मैं यहाँ पे वर्क कर रहा हूँ, आज हम डिनर पे जा रहे हैं, ये देखो आज मैं यहाँ मिलने गया। तो उसने मुझे सब ऐसे भेजा हुआ था। मैं कि ठीक है नाइस। फिर मैंने ये चीज़ें अपनी दोस्त के साथ शेयर करी, बिकॉज हम पीजी में रहते थे, तो इट इज़ वेरी कॉमन कि साथ में बातें शेयर होती हैं। तो मैंने उसको फ़ोटोज़ दिखाई एंड शी वॉज़ लाइक कि मनीषा कुछ तो गड़बड़ लग रही है, तो मुझे और फ़ोटोज़ दिखा। तो मैंने जितना भी उसने सब मटेरियल भेजा था भाई सब उसको दिखाया। तो शी सेड कि भाई ये सब फ़ोटो एडिटेड है, बिकॉज जो मेरी दोस्त थी वो एक ग्राफिक डिज़ाइनर है, उसने मुझे बताया, और मैं उसका नाम, उसने मुझे बताया कि भाई ऑल फेक, ग्राफिक डिज़ाइनर है, हम जैसे लोग नहीं आइडेंटिफाई कर पाते कि व्हाट इज़ रियल और व्हाट इज़ फेक, तो उसने आइडेंटिफाई किया एवरीथिंग इज़ फेक, सबको फोटोशॉप किया गया था, सब एडिटेड मटेरियल था। लेकिन मैंने उसको मुंह पर जाके डायरेक्टली नहीं बोला कि भाई तेरी सच्चाई सामने आ गई है। मैंने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप, मैं ऐसे ही प्रिटेंड करती रही कि जैसे कि मुझे उस पर पूरा बिलीव हो गया है कि येस ही इज़ एन ऑफिसर एंड येस ही इज़, मैं उसकी बातों में मैनिपुलेट हो गई हूँ। मैंने उसको ऐसे ही प्रिटेंड किया। बट होता क्या है, जैसे कि मेरा खुद का जो है ना, फिर मैं IAS इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम है, तो मैंने उससे ऐसे पूछा कि चलो क्या करते हैं बताओ, मेरे को भी करना है, मैंने भी BTech की हुई है, मैं भी पढ़ूँगी, ऐसे करके मैंने उससे पूछा। तो उसको सारा पता था भाई कि कैसे एग्ज़ाम होता है, क्या सिलेबस है, ही नोज़ ऑल, ठीक है। पूरी प्लानिंग थी, पूरी प्लानिंग। मैं बता रही हूँ, अगर कोई लड़की थोड़ी सी भी इन चीज़ों पर ध्यान ना देना, पक्का फंसेगी। मैट्रिमोनियल साइट पे सिर्फ लड़कियों के साथ नहीं बल्कि लड़कों के साथ भी धोखा होता है। मेरा एक फ्रेंड है, उसके साथ भी ऐसा ही फ्रॉड हुआ था। उसकी शादी भी मैट्रिमोनियल साइट वाली लड़की से हुई थी। शादी के 2 हफ्ते बाद वो लड़की 50,000 कैश और 2 तोला सोना लेके भाग गई। और जब उसकी FIR की गई पुलिस स्टेशन में, तो पुलिस ने जांच करने के बाद पता चला कि वो एड्रेस भी फर्जी था और उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी फर्जी था, और जो लड़की थी उसकी माँ भी उस शादी में थी, वो भी फर्जी निकली थी। तो सुना आपने, ये वो लोग थे जिनके साथ मैट्रिमोनियल साइट पर स्कैम हुआ है।
कुछ लड़कियां हैं और कुछ लड़के हैं, और ये साइट्स अभी भी एक्टिव हैं। लोग अभी भी इस पर अकाउंट बना रहे हैं। हर दिन न जाने कितने लोग इससे जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं, और आपको पता भी नहीं होता कि आप जिससे बात कर रहे हैं वो असल में शादी करना चाहता है या फिर आपका यूज़ करना चाहता है, या फिर वो कोई एक बड़ी गैंग का हिस्सा है, साइबर अपराधी है जो आपसे सिर्फ और सिर्फ पैसे ऐंठना चाहता है। इसके बारे में मैंने बहुत सारी रिसर्च की और मुझे पता चला कि ये केवल एक मामला नहीं। अगर सोचिए, एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि 1000 करोड़ रुपए केवल मैट्रिमोनियल साइट्स पर फ्रॉड के थ्रू खर्च हुए हैं, तो कितने लोगों के साथ ये फ्रॉड अब तक हो चुका होगा। कहते हैं कि आप नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराओ। मैंने भी शिकायत दर्ज की थी। मैंने उस लड़के का नंबर भी डाला, सारा जितना भी मेरे पास प्रूफ था सब कुछ मैंने उस पर दर्ज किया। मेरे पास कॉल भी आया, मुझे एक एजेंट असाइन किया गया जो कि भोपाल का था। मैंने उनको कॉल करके बोला, मेरी सारी स्टोरी बताई, तो उन्होंने मुझे बोला कि आपको भोपाल आना पड़ेगा, आपको अप डाउन करना पड़ेगा, आप परेशान हो जाओगे, आप इस तरीके के मामले में मत पड़ो, अब तो फ्रॉड हो चुका है। मतलब साइबर क्राइम वाले ही हमको ये बोल देते हैं कि आप आगे इन्वेस्टिगेशन मत करो। मैंने कोशिश की कि मैं इस पर इन्वेस्टिगेशन करूं और मैं इस अपराध को जो है वो सामने लाऊं ताकि किसी और के साथ ये चीज़ें ना हो। तो साइबर क्राइम में कंप्लेंट करने तक ही ये चीज़ें सीमित नहीं होती, इसके बाद भी आगे आपको बहुत कुछ करना पड़ता है। कई लोग पीछे हट जाते हैं कि यार इतना कौन अब आगे जो है वो मेहनत करेगा। कई लोग अपनी पहचान नहीं बताना चाहते, लोग डर जाते हैं, सहम जाते हैं कि इस तरीके की चीज़ें सब सामने आएंगी तो लोग हम पर सवाल उठाएंगे कि आपके साथ ऐसे स्कैम हो गया, आप कितने डम हो। इस वजह से कई लोग सामने नहीं आते। लेकिन ये क्राइम जो है वो अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और अब इसको लेकर तो सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है अब गाइडलाइन जारी कर दी और सभी राज्यों को दिशा निर्देश जारी किए हैं कि अगर किसी के भी साथ इस तरीके का क्राइम होता है, डिजिटल फ्रॉड होता है, साइबर क्राइम पर अगर कंप्लेंट आती है तो उस पर तुरंत कार्यवाही होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि 1930 नंबर को 24/7 ऑन होना चाहिए। हालांकि जब भी हम 1930 पर कॉल करते हैं अक्सर वो वेटिंग में ही जाता है। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर ये गाइडलाइन जारी की है तो इसके बाद ये नियम और ज़्यादा सख्त हो जाएंगे, क्योंकि ये जो साइबर अपराध है ये लगातार बढ़ रहा है और इसका शिकार बहुत सारे मासूम लोग हो रहे हैं। नेशनल साइबर पोर्टल जो है ये कंप्लेंट के लिए बनाया गया है। अगर आपके साथ इस तरीके का कोई क्राइम होता है, अगर आपसे इस वेबसाइट पर कोई पैसे मांगने की कोशिश करता है या फिर आपको ठग रहा है तो आप उसकी कंप्लेंट यहाँ पर कर सकते हैं। इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि अगर आप जीवन साथी या शादी.com जैसे वेबसाइट पर अपनी आईडी क्रिएट कर रहे हैं, सबसे पहले उस इंसान को जो है वो वेरीफाई कीजिए। भले वो आपसे वीडियो कॉल पे बात करे, भले वो आपसे मिलने भी आए, तब भी वो इंसान सही नहीं है जब तक वो आपको अपना आधार कार्ड ना दिखाए। अगर वो कहता है कि वो कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है तो वो अपनी आईडी कार्ड दिखाए, उसके ऑफिस में जाके चेक कीजिए कि क्या ये सच में इस डिपार्टमेंट में काम करता है। अगर नहीं करता है और आपको थोड़ा भी डाउट है तो तुरंत उसे ब्लॉक कर दीजिए, क्योंकि आप एक बहुत बड़े गिरोह का हिस्सा बन जाएंगे। ज़रा सोचिए कि न जाने उस शख्स को क्या चाहिए था कि आपसे बात की, फ़ोन पे बात की, पैसे ऐंठे, उसके बाद और न जाने क्या कुछ इनकी प्लानिंग हो सकती है। लड़कियों को खास तौर पर इस मामले में बहुत ज़्यादा सतर्क होने की ज़रूरत है, क्योंकि जिन लड़कियों ने हमें अपनी कहानियाँ सुनाई हैं वो वाकई हैरान करने वाली हैं। और उससे भी ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि इसके बावजूद इस पर अब तक कोई सख्त एक्शन नहीं हुआ। महज 5 से 10% लोग होंगे जो अभी सलाखों के पीछे होंगे, लेकिन बाकी सारे जो अपराधी हैं वो अभी भी एक्टिव हैं। जिसने मेरे साथ फ्रॉड किया उसका नंबर बंद हो गया, दूसरे नंबर से किसी और लड़की को अभी वो परेशान कर रहा होगा। इसीलिए सारे प्रूफ के साथ यहाँ पर स्टोरी शेयर की है। और इस ऑपरेशन डिजिटल चोर में आज हमने मैट्रिमोनियल साइट पर होने वाले फ्रॉड की कहानी बताई है और उन चोरों को पकड़ने की कोशिश की है जो मैट्रिमोनियल साइट्स पर जाकर लोगों के साथ प्यार का नाटक करके उनका विश्वास जीत के और फिर उनके साथ धोखा कर रहे हैं। इस वीडियो पर आपकी क्या कुछ राय है? क्या आपके साथ भी ऐसा कोई स्कैम हुआ है? क्या जीवन साथी शादी.com के थ्रू आपने भी कोई रिश्ता बनाया और आपको इस तरीके से शक हुआ कि किसी ने आपको ठगने की कोशिश की? तो अपनी स्टोरी प्लीज़ हमारे साथ शेयर कीजिए और हमें बताइए कि किस तरीके का फ्रॉड आपके साथ हुआ है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के जो नए निर्देश आए हैं और मैट्रिमोनियल साइट्स को लेकर जो सख्त कदम उठाने चाहिए उस पर भी अपनी राय आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऑपरेशन डिजिटल चोर के अगले एपिसोड के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए मनी मंच।